नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस NCERT हिंदी की क्लास में। तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं एस्टेट 2023 TGT PGT हिंदी की। तो आज की क्लास हमारी स्पेशल PGT हिंदी के लिए है, क्योंकि आपके सिलेबस में आपने 9वीं से लेकर 12वीं तक की NCERT को पढ़ना है। तो जो 10वीं कक्षा की बुक है क्षितिज भाग 2, उसमें सबसे पहले कवि हैं सूरदास, फिर तुलसीदास, फिर देव। मैंने उनको एक बार छोड़ दिया है क्योंकि लगभग सब ने वो पढ़ रखे होते हैं। तो आज हम जयशंकर प्रसाद जी से शुरू करते हैं। जो इनकी रचना है उनके बारे में भी जानेंगे, उसके बारे में भी जानेंगे, क्योंकि अगर बीच से प्रश्न आ गया तो भी आप कर पाओ। आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि इस तरीके से आपकी रिवीजन हो पाएगी, मतलब किस तरीके से कोई हेल्प मिलेगी या नहीं, तो फिर नेक्स्ट क्लास हम बना लेंगे। ठीक है, क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ ये PDF मैं सेंड कर दूँगी। तो शुरू कर लेते हैं फिर आज की हमारी ये क्लास। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1899 में वाराणसी में हुआ। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वे पढ़ने गए, परंतु स्थितियां अनुकूल न होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। बाद में घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। तो जयशंकर प्रसाद जी संस्कृत और हिंदी फारसी को अच्छे से जानते थे, उनका अध्ययन उन्होंने किया था। ठीक है, शैवादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से जयशंकर प्रसाद का सन 1937 में निधन हो गया। तो मृत्यु पूछी जाए तो 1937 में हो गई थी। उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू लहर और कामायनी। तो रचनाएं अच्छे से याद रखना है। चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू लहर और कामायनी। आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्यकृति मानी जाने वाली कामायनी पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया था। तो कामायनी पर कौन सा पुरस्कार मिला? मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है। वे कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी उनके नाटक थे। तो जो ऐतिहासिक से नाम लगते हैं वो सारे उनके क्या हैं? नाटक हैं। तो कंकाल, तितली और इरावती उपन्यास हैं। जो मतलब ये अपने याद ही रखना है, जो पक्षियों जैसे नाम लगते हैं वो क्या है? कंकाल, तितली, इरावती, वो उपन्यास हैं। आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल उनके कहानी संग्रह हैं। तो जो प्रकृति से संबंधित नाम हैं वो क्या है? उनके कहानी संग्रह है। प्रसाद का साहित्य जीवन की कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। शायवादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता उनकी कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो उनकी प्रमुख शैली कौन सी है? मतलब उनकी जो कविताओं में लाक्षणिकता दिखाई देती है। इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी। तो ये भी ध्यान रखना, इतिहास और दर्शन में उनकी रुचि थी, तभी तो उनके जो नाटक हैं वो ऐतिहासिक नाम जैसे हैं। ठीक है, उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो प्रेमचंद के संपादन में हंस का जो हंस एक पत्रिका थी का एक आत्मकथा विशेषांक निकलना तय हुआ था। प्रसाद जी के मित्रों ने आग्रह किया कि स्पेशल नाम पूछा जाए तो प्रेमचंद जी ने उन्हें कहा था आत्मकथा लिखने के लिए। प्रसाद जी के मित्रों ने आग्रह किया कि वे भी आत्मकथा लिखें। प्रसाद जी इससे सहमत न थे। इसी असहमति के तर्क से पैदा हुई ये कविता का नाम है आत्मकथा, जो आपके सिलेबस में है। यह कविता पहली बार 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में ही प्रकाशित हुई थी। जो प्रेमचंद जी के संपादन में हंस का एक आत्मकथा विशेषांक निकलता था, तो उसी में इनकी ये आत्मकथा कविता प्रकाशित हुई थी। शायवादी शैली में लिखी इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। तो शायवादी शैली में ये कविता लिखी हुई है। ठीक है, शायवादी सूक्ष्मता के अनुरूप ही अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए जयशंकर प्रसाद ने ललित, सुंदर एवं नवीन शब्दों और बिंबों का प्रयोग किया है। इन्हीं शब्दों में बिंबों के सहारे उन्होंने बताया है कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा है। ठीक है, तो वो यही कहते हैं कि मैं आत्मकथा क्या लिखूं, मेरा तो जीवन है जो आम है, सामान्य है, इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं कि जो मैं आत्मकथा लिखूं।
इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे महान और रोचक मानकर लोग वाह वाह करें। कुल मिलाकर इस कविता में एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ की स्वीकृति है तो दूसरी तरफ एक महान कवि की विनम्रता है। तो ये दोनों ही पॉइंट ध्यान में रखने हैं कि इसमें क्या है, एक महान कवि की विनम्रता भी है, ठीक है, और जीवन का यथार्थ भी है, ठीक है। तो इनकी जो कविता है उसका सार भी मैंने साथ में ले लिया है ताकि बीच से कोई प्रश्न आ जाए तो आप बड़ी आसानी से उसको कर पाओ। मुंशी प्रेमचंद ने अपनी पत्रिका हंस में छापने के लिए श्री जयशंकर प्रसाद से आत्मकथा लिखने का आग्रह किया था, ठीक है, नाम याद रखना है किसने आग्रह किया, पर उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने आत्मकथा न लिखकर कविता के रूप में आत्मकथ्य लिखा था जो सन 1932 में हंस में छपा था। कवि ने इस कविता में जीवन के यथार्थ को प्रकट करने के साथ साथ अनेक उन अभावों को भी लिखा था जिन्हें उन्होंने झेला था, मतलब अपने जीवन की सच्चाई ही इसमें लिख दी। उन्होंने माना था कि उनका जीवन किसी भी सामान्य व्यक्ति के जीवन की तरह सरल और सीधा था जिसमें कुछ भी विशेष नहीं था। वह लोगों की वाहवाही लूटने और उन्हें रोचक लगने वाला नहीं था। जीवन रूपी उपवन में मन रूपी भंवरा गुनगुना कर चाहे अपनी अपनी कहानी कहता हो, मतलब उनका था कि लोग अपनी अपनी आत्मकथा लिख लेते हैं, पर उसके आसपास पेड़ पौधों की न जाने कितनी पत्तियां मुरझाकर बिखरती रहती हैं, ठीक है। इस नीले आकाश के नीचे न जाने कितने जीवन इतिहास रचे जाते हैं, पर ये व्यंग से भरे होने के कारण पीड़ा को प्रकट करते हैं, लोग व्यंग करते हैं मतलब इन पर। क्या इन्हें सुनकर सुख पाया जा सकता है? मेरा जीवन तो खाली गागर के समान है। उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी खास नहीं है जिसके लिए मैं मतलब कुछ मैंने बड़ी उपलब्धि प्राप्त की हो। गागर के समान व्यर्थ है, अभावग्रस्त है। इस संसार में व्यक्ति स्वार्थ भरा जीवन जीते हैं, वे दूसरों के सुखों को छीनकर स्वयं सुखी होना चाहते हैं। यह जीवन की विडंबना है। कवि दूसरों के धोखे और अपनी पीड़ा की कहानी नहीं सुनाना चाहता। वह नहीं समझता कि उसके पास दूसरों को सुनाने के लिए कोई मीठी बातें हैं, क्योंकि वो जीवन की सच्चाई ही बताना चाहते थे। तो जीवन में वो कहते थे कि ऐसी बातें बहुत कम हैं जो मतलब कि दूसरों को सुख दें, पीड़ा देने वाली बातें ज़्यादा हैं। उसे अपने जीवन में सुख प्रदान करने वाली मीठी अच्छी बातें दिखाई नहीं देती। उसे प्राप्त होने वाले सुख तो आधे रास्ते से ही दूर हो जाते हैं। उसकी यादें तो थके हुए यात्री के समान हैं जिसमें कहीं सुख यादें नहीं हैं। कोई भी उसके मन में छिपी दुख भरी बातों को क्यों जानना चाहेगा। उसके छोटे से जीवन में कोई बड़ी उपलब्धियां नहीं हैं, इसीलिए कभी अपनी कहानियां न सुनाकर केवल दूसरों की बातें सुनाना चाहता है। वह चुप रहना चाहता है। कवि को अपनी आत्मकथा भोली भाली और सीधी सादी प्रतीत होती है। उसके हृदय में छिपी हुई पीड़ाएं मौन भाव से थक कर सो गई थी, जिन्हें कभी जगाना उचित नहीं समझता। वह नहीं चाहता कि कोई उसके जीवन के कष्टों को जाने। तो ये आत्मकथा कविता का पूरा सार है, मतलब क्या है कविता में और क्या कवि ने कहा है। उम्मीद है इससे प्रश्न आए और आप आंसर तक पहुंच पाओगे। अगले हमारे कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनसे हमेशा ही हर एग्जाम में प्रश्न बन जाता है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में मूलतः गड़ाकोला, एक मिनट, हाँ, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म भी 1899 में हुआ है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म भी 1899 में हुआ है। वे मूलतः गड़ाकोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में हुई थी। ये भी छोटा सा भी प्रश्न बन जाता है कि उनकी जो औपचारिक शिक्षा थी कहाँ तक थी और कहाँ हुई थी, ठीक है, क्योंकि कथन दे के पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो आपको हर एक चीज़ का ध्यान रखना होगा। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला था। तो उन पर किस किस का प्रभाव था? रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा का, ठीक है। निराला का पारिवारिक जीवन सुखों, दुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मीय जनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया था। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। सन 1961 में उनका देहांत हो गया था।
तो उनका देहांत कब हुआ ये भी याद रखना है, क्योंकि कथनों में कुछ भी पूछा जा सकता है। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नई पत्ती। तो रचनाएं तो विशेष करके याद रखनी है, अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। कुकुरमुत्ता उनकी एक लंबी कविता है। उपन्यास, कहानी, आलोचना, निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। तो कितने खंडों में ये भी ध्यान रख लेना है, ठीक है। निराला विस्तृत सरोकार के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया है। किसने? उनके विद्रोही स्वभाव ने। शायवादी रचनाओं में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि शायवादी रचनाओं में उन्होंने किस छंद का प्रयोग किया, तो सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया था। शोषित, अपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के लिए उनकी कविता में यहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है। वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी है, ठीक है। उसके बाद साथ ही कवि ने जो भी कविता है, जिस कवि की जो कविता आपके सिलेबस में है, मोटी मोटी जानकारी उसके बारे में भी है। उत्साह एक आह्वान गीत है। तो ये भी ध्यान रखना है कि उत्साह क्या है, एक आह्वान गीत है जो बादल को संबोधित है। मुख्य बात है कि किसको संबोधित है? बादल को संबोधित है। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला है। तो कवि के अनुसार बादल क्या है? एक तरफ तो पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा कर रहा है और दूसरी तरफ नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों ही हैं। तो याद ये भी ध्यान रखना है कि कविता में क्या है? ललित कल्पना भी है और क्रांति चेतना भी है। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भ में देखते हैं। तो निराला इस कविता को नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भ में देखते हैं। दूसरी इनकी कविता लगी हुई है अट नहीं रही। तो कविता का नाम भी याद रखना है कि किस कवि की कौन सी कविता है, अट नहीं रही है। कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। ये जो अट नहीं रही कविता किस मास की मादकता को प्रकट कर रही है? फागुन की। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर एवं ललित बना दिया है। तो आगे उत्साह अट नहीं रही कविता में जो भी मेन पॉइंट है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो उत्साह कविता छोटी सी है, बिल्कुल ध्यान में रखनी है। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धाराधार ओ, धाराधार भी बादल को कहा है। ललित ललित काले घुंघराले, तो ये भी याद रखना है, यहाँ 2 शब्द साथ में आ जाते हैं तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाता है। ललित ललित में घेर घेर, ठीक है। काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन बाले, वज्र शिपा नूतन कविता, फिर भर दो बाद गरजो, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन। तो कवि बादल को बुला रहा है, बादल को बरसने के लिए कह रहा है कि बादल बरसो, आसमान में चारों तरफ छा जाओ। जो बादल लग कैसे रहे हैं? काले घुंघराले बालों के समान लग रहे हैं। उनके हृदय में बिजली चमकती है, क्योंकि जब बारिश होती है, बादल होते हैं तो बीच में से कभी कभी बिजली चमक जाती है। इस तरीके से बादल को पुकारा गया है। बादल को संबोधित ये कविता है। उत्साह एक आह्वान गीत है। कवि ने इसे बादलों के माध्यम से प्रकट किया है। नवजीवन और नई कविता के संदर्भों में विचार करते हुए निराला जी ने बादलों के माध्यम से अपने भावों को प्रकट किया है। किसके माध्यम से? बादलों के माध्यम से अपने भावों को प्रकट किया है। तो ये पॉइंट याद रखना है कि नवजीवन और नई कविता के संदर्भों में विचार करते हुए, ठीक है। कविता में बादल एक और भूखे प्यासे और पीड़ित लोगों की इच्छाओं आकांक्षाओं को पूरा करते हुए माना है, तो दूसरी ओर उसे नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति की चेतना को संभव करने वाले तत्व के रूप में
प्रस्तुत किया है। कवि ने जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखते हुए अपने मन की कल्पना और क्रांति चेतना की ओर ध्यान दिया है। साहित्य की सामाजिक परिवर्तन में सदा ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो साहित्य की समाज में परिवर्तन करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कवि बादलों से गरज गरज कर बरसने की बात कहता है। सुंदर और काले बादल अबोध बालक की कल्पना से के समान हैं। तो किसके समान है? एक नासमझ बालक की कल्पना के समान है ये काले बादल। वे नई सृष्टि की रचना करते हैं। उनके भीतर वज्रपात की शक्ति भी छिपी हुई होती है। एक तरफ तो जो बादल हैं बरसते हैं तो मतलब बहुत अच्छा भी होता है, गर्मी से राहत मिलती है, नए पौधे अंकुरित होते हैं। तो दूसरी तरफ ये वज्रपात भी कर देता है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा जो वर्षा होती है बाढ़ का कारण बन जाती है। मतलब ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। उनके भीतर वज्रपात की शक्ति छुपी हुई है। कभी बादलों का आह्वान करता है कि वे बरस कर गर्मी के ताप से तपी हुई धरती को शीतलता प्रदान करें। ठीक है, तो अगली जो कविता है छोटी सी, आट नहीं रही है। निराला जी ने अपनी इस रहस्यवादी कविता में फागुन मास की मादकता का सुंदर चित्रण किया है। तो ये एक रहस्यवादी कविता है। जब व्यक्ति के मन में प्रसन्नता हो तो हर तरफ फागुन की ही सुंदरता और उल्लास भरा रूप दिखाई देता है। कवि को सारी प्रकृति में सुंदरता फूटती सी प्रतीत होती है। उसके कोने कोने में सुगंध प्रतीत होती है। ठीक है, इससे मन में तरह तरह की कल्पनाएं जन्म लेती हैं। वनों के सभी पेड़ नए नए पत्तों से लद गए हैं। वे पत्ते कहीं हरे हैं तो कहीं केवल कोपलों के रूप में लाल हैं। उनके बीच में सुगंधित फूल खिल रहे हैं। सारे वन का भयभवती आकर्षक है और मधुर है। मतलब प्रकृति बहुत सुंदर दिखाई दे रही है, जिससे कवि की नज़रें हट नहीं रही हैं। ठीक है, तो यही पूरी कविता है। अगले हमारे कवि हैं नागार्जुन। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। नागार्जुन जी का जन्म हुआ था बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 में। उनका मूल नाम वैद्यनाथ था। यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न बन सकते हैं, तो मूल नाम पूछा जा सकता है। वैद्यनाथ था, वैद्यनाथ मिश्र था। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई। फिर अध्ययन के लिए वे बनारस और कलकत्ता गए। ठीक है, 1936 में वे श्रीलंका गए। कब श्रीलंका गए? 1936 में, 2 वर्ष के लिए। ठीक है, और वहाँ उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। 2 साल प्रवास के बाद 1938 में स्वदेश लौटे। घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव कैसा था? घुमक्कड़ थे वो। अक्खड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की। ठीक है, सन 1998 में उनका देहांत हो गया। तो कल एक बच्चे का कमेंट आया था कि मैडम आपकी जो काउंटिंग है वो सही नहीं है, हिंदी की जो काउंटिंग बोलते हो वो सही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर करो, क्योंकि जो मेरी मातृभाषा है, मेरे परिवार की भाषा है, वो पंजाबी है। और कहीं ना कहीं अपनी मातृभाषा का जो टच होता है भाषा में हमेशा रह ही जाता है। घर पर हम सारा दिन पंजाबी बोलते हैं। जहाँ मेरी पोस्टिंग है स्कूल के बच्चे भी पंजाबी बोलते हैं, तो उनके साथ भी उनको समझाने के लिए पंजाबी में ही मतलब समझाना पड़ता है। तो सारा दिन पूरा दिन पंजाबी बोलते हैं, तो कई बार हो जाता है कि कोई शब्द पंजाबी में बोला जाए। तो इसके लिए आपको इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि ये छूटता नहीं है। जो असर होता है मातृभाषा का, मुझे नहीं लगता कि हर कोई पूरी तरह से इसे इग्नोर कर सकता है। ठीक है, तो 1998 में उनका देहांत हो गया। नागार्जुन की प्रमुख काव्य कृतियाँ जुगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था। तो ये रचनाएं मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से एक आधी पूछ ली जाएगी, तो ध्यान रखना है। जुगधारा तो बहुत बार पूछी गई है, जुगधारा बहुत ही बार पूछी जाती है। सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तो एक लड़की है। सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस। जूतियाँ भी कौन पहनती है? यही सोच लेना कि एक लड़की पहनती है। आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। तो ये सारी ही रचनाएं अच्छे से ध्यान में रखनी है। ठीक है, नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास और अन्य गद्य विधाओं में भी लेखन किया है। उनका संपूर्ण कृतित्व नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित है। साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें अनेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें प्रमुख है हिंदी अकादमी, दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार एवं बिहार का राजेंद्र प्रसाद
पुरस्कार। मैथिली भाषा में कविता के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार किस भाषा के लिए मिला? तो मैथिली के लिए मिला, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। राजनीतिक सक्रियता के कारण उन्हें अनेक बार जेल जाना पड़ा, तो ये पॉइंट भी आपने नोट करना है कि हाँ, नागार्जुन थे वो जेल गए थे राजनीतिक सक्रियता के कारण। हिंदी और मैथिली के समान रूप से लेखन करने वाले नागार्जुन ने बांग्ला और संस्कृत में भी कविताएं लिखी हैं, ठीक है। मातृभाषा मैथिली में वे जात्री नाम से प्रतिष्ठित थे। तो मातृभाषा थी उनकी जो मैथिली, उसमें जात्री नाम से प्रतिष्ठित हुए। लोक जीवन से गहरा सरोकार रखने वाले नागार्जुन भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वार्थ और समाज की पतनशील स्थितियों के प्रति अपने साहित्य में विशेष सजग रहे। वे व्यंग में माहिर हैं। तो वे किस में माहिर हैं? व्यंग में, ठीक है। इसीलिए उन्हें आधुनिक कबीर कहा जाता है। तो सीधा सीधा पॉइंट पूछा जा सकता है कि आधुनिक कबीर किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो व्यंग में व्यंग करते थे, ठीक है। व्यंग में क्या थे? माहिर थे, ठीक है। छायावादोत्तर दौर के वे ऐसे अकेले कवि हैं जिनकी कविता गांव की चौपालों और साहित्यिक दुनिया में समान रूप से लोकप्रिय रही हैं। वे वास्तविक अर्थों में जन कवि हैं, जन कवि भी हैं। सामायिक बोध से गहराई से जुड़े नागार्जुन की आंदोलन धर्मी कविताओं को व्यापक लोकप्रियता मिली। नागार्जुन ने छंदों में काव्य रचना की और मुक्त छंद में भी। नागार्जुन ने अनेक छंदों में आएगा शायद यहाँ पर, काव्य रचना की और मुक्त छंद में भी। अपनी फीडबैक ज़रूर देना कि इस तरीके से आपकी क्या रिवीजन हो रही है, आपको कोई हेल्प मिल रही है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं जो मतलब काफ़ी सारे कवि ले लेंगे हम, ठीक है। यह दंतुरित मुस्कान किसकी रचना है, किसकी कविता है? नागार्जुन की। तो इसमें क्या कह रखा है? जो नागार्जुन थे, हमने बात की कि वो 1936 में श्रीलंका चले गए, वहाँ उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। उनका स्वभाव कैसा था? घुमक्कड़ था, ठीक है। 2 साल बाद जब भारत आते हैं तो उनका बच्चा होता है छोटा सा, कितना 10-11 महीने का मान लीजिए, मतलब 1 साल से कम था। जब वो घर वापस आते हैं तो उनका बच्चा उन्हें पहचान नहीं पाता। लेकिन नागार्जुन को अपने बच्चे की जो छोटे छोटे दांतों वाली मुस्कान थी, दंतुरित मुस्कान, बहुत ही प्यारी लगती है। तो अपने बच्चे की उस मुस्कान पर ही उन्होंने ये कविता बनाई है, ठीक है। यह दंतुरित मुस्कान कविता में छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं, उन्हें कविता में अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट किया गया है। कवि का मानना है कि सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। इस सुंदरता की व्याप्ति ऐसी है कि कठोर से कठोर मन भी पिघल गया। इस दंतुरित मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नज़रों का बांकपन जुड़ जाता है। मतलब कि बच्चा अपने पिताजी को पहचान नहीं पाता, तो एक जैसे अजनबी को बच्चा देखता है उस तरीके से देखता है। ऐसे देखते देखते जब लेखक और उसकी नज़रें मिल जाती हैं तो नज़रों का बांकपन वही है, ठीक है। आगे फसल शब्द सुनते ही खेतों में लहलहाती फसल आंखों के सामने आ जाती है। परंतु फसल है क्या और उसे पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान होता है? हाँ, तो उनकी दूसरी कविता फसल है, ठीक है, उसके बारे में है। तो फसल पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान होता है उसे बताया है नागार्जुन ने अपनी कविता फसल में। कविता यह भी रेखांकित करती है कि प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही सृजन संभव है। तो कविता क्या बताती है कि प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही सृजन संभव है। बोलचाल की भाषा की गति और लय कविता को प्रभावशाली बनाती हैं। कहना न होगा कि यह कविता हमें उपभोक्ता संस्कृति के दौर में कृषि संस्कृति के निकट ले आई। तो याद रखना है कि उपभोक्ता संस्कृति के दौर में कृषि संस्कृति के ये निकट ले आई, ठीक है। तो ये पेज दोबारा से आ गया। हाँ, तो ये कविता है, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। तो कवि को मतलब इतनी प्यारी लगती है मुस्कान, वो कहते हैं कि तुम्हारी ये मुस्कान ऐसी है कि किसी मृतक आदमी में भी मतलब जान डाल दे। धूली दूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात। तो कवि को ये लगता है अपने बच्चे का मतलब माटी से लथपथ शरीर, वो माटी में गंदा हुआ शरीर, माटी लगी है उस पर शरीर पे,
तो ऐसा लगता है जैसे मतलब तालाब को छोड़कर कोई कमल उनकी झोपड़ी में खिलाया है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। फिर आगे कहते हैं कि तुम्हारा ही स्पर्श पाके जो पर्वत है, पहाड़ है, वो पिघल कर पानी बन के नदियों में बहने लग गया होगा। ठीक है। सूख गया तुमसे के झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था के बबूल। तो कवि कहता है कि मतलब तुम्हारे स्पर्श से चाहे किसी का भी पेड़ हो, बांस का, बबूल का, वहां से शेफालिका के फूल गिरने लग गए हैं। तो शेफालिका का नाम याद रखना है, शेफालिका के फूल का जिक्र आया है। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे एनिमेश। तो जब 2 साल के बाद कवि आता है तो अपना उसका बच्चा उसे नहीं पहचान पाता, तो इसीलिए कवि कहते हैं कि वो बच्चा उसको नहीं पहचान पाया और एक टक होके एनिमेश बिना पलक झपकाए अपने पिताश्री को देख रहा है। थक गए हो आंख लूं मैं फेर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। तो कवि कहता है कि तुम मुझे पहचानते पहचानते थक ना गए हो, इसीलिए मैं अपना जो मतलब आंख फेर लेता हूँ। क्या हो गया कि पहली नज़र में तुम अपने पापा को नहीं पहचान पाई। ठीक है। पूरी व्याख्या यहाँ पर दी हुई है। एक बार मैं इसको भी पढ़ देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए और आपको अगर कोई क्वेश्चन ऐसा दिखे तो फटाफट से आप कर पाओ। कभी अपने छोटे से बच्चे को संबोधित करता हुआ कहता है कि तुम्हारे छोटे छोटे दांतों से सजे हुए और भरे मुंह की मुस्कान इतनी आकर्षक है कि वह तो मृतकों में भी जान डालने की क्षमता रखती है। वह तो जीवन का संदेश देती है। तुम्हारे शरीर का अंग प्रत्यंग धूल मिट्टी से सना हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम तालाब को छोड़कर मेरी निर्धन की झोंपड़ी में खिलने वाले कमल हो। वह तालाब भी पहले पत्थर होकर होगा, वह पर तुम्हारे प्राणों का स्पर्श पा कर वह पिघल गया होगा और जल बन गया होगा। चाहे वह बांस हो या बबूल, पर तुम से छू कर उसे भी शेफालिका के कोमल फूल झड़ने लगते हैं। कवि उस नन्हे से बच्चे से पूछता है कि क्या उसने उसे पहचाना था कि नहीं। क्या वह नन्हा बच्चा हैरानी से भरकर बिना पलकें झपकाए लगातार उसकी ओर देखता ही रहेगा। क्या वह थक गया था? क्या वह उससे मुंह फेर ले? कवि कहता है कि यदि वह उसे पहले पहचान नहीं पाया तो कोई बात नहीं। भाव है कि वह अभी बहुत छोटा है, पर वह बहुत भोला भाला और सुंदर है। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क। देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जब के आंखें चार, जब तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही शबी मान। तो कवि कहता है कि हे सुंदर दांतों वाले बच्चे, यदि तुम्हारी माँ तुम्हारे और मेरे बीच माध्यम न बनी होती तो कभी भी तुम्हें और तुम्हारी सुंदर मुस्कान को देख न पाता और न ही तुम्हें जान पाता। तुम धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है। मैं तुम दोनों का आभारी हूँ। मैं तो लंबे समय से कहीं बाहर था, इसीलिए मैं तो तुम्हारे लिए कोई दूसरा हूँ, पराया हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए मेहमान की तरह हूँ, इसीलिए तुम्हारा मेरे साथ कोई संबंध नहीं रहा है। तुम्हारे लिए मैं अनजाना सा हूँ। मेरी अनुपस्थिति में तुम्हारी माँ ही आत्मीयता पूर्वक तुम्हारा पालन पोषण करती रही है, तुम्हें अपना प्यार प्रदान करती रही है। वही तुम्हारा पंचामृत से पालन पोषण करती रही है। मधुपर्क मतलब पंचामृत। पंचामृत में क्या होता है? घी, दूध, शहद, जल, दही, है ना, 5 चीज़ें होती हैं, तो उसको पंचामृत बोला जाता है। यहाँ पर मधुपर्क शब्द का प्रयोग किया गया है। तुम मुझे देखकर हैरान से थे और मेरी और कनखियों से देख रहे थे, मतलब कि टेढ़े टेढ़े होके देखना, टेढ़ी नज़र से देखना। जब कभी अचानक तुम्हारी और मेरी नज़र मिल जाती तो मुझे तुम्हारे मुंह में तुम्हारे चमकते हुए सुंदर दांतों से युक्त मुस्कान दिखाई दे जाती। सच ही मुझे तुम्हारी दूधिया दांतों से सजी मुस्कान बहुत सुंदर लगती है। मैं तो तुम्हारी मुस्कान पर मुग्ध हूँ। ठीक है। जो फसल कविता है उसकी व्याख्या हमने वैसे देख लिया है। फसलें हमारे जीवन का आधार है। फसल शब्द सुनते ही हमारी आंखों के सामने खेतों में लहलहाती फसलें आ जाती हैं। फसल को पैदा करने के लिए न जाने कितने तत्व और कितने हाथों का परिश्रम लगता है। मतलब कि जो फसल होती है अकेले हाथ से पैदा नहीं हो पाती, तो बहुत सारा परिश्रम लगता है, मेहनत लगती है। फसल प्रकृति और मनुष्य के आपसी सहयोग से ही संभव है। तो फसल किसके सहयोग से संभव है? प्रकृति और मनुष्य की। न जाने कितनी नदियों का पानी और लाखों करोड़ों हाथों का परिश्रम इसे उत्पन्न करता है। खेतों की उपजाऊ मिट्टी से शक्ति देती है, सूर्य की किरणें से जीवन देती है और हवा इसे थिरकना सिखाती है। हवा जब चलती है तो फसलें लहलहाती हैं।
फसल अनेक दृश्य अदृश्य शक्तियों के मिले जुले बल के कारण उत्पन्न होती है। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। तो ये जो फसल है, कई सारी नदियों के पानी का जादू है। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा है। तो यहाँ पर लाखों हाथों की मेहनत लगी है। एक के नहीं, दो के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का, मतलब अलग अलग मिट्टी का ये धर्म है, गुण है कि इतनी मतलब जो फसल उगती है, होती है। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है, रूपांतर है सूर्य की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो ऐसी पंक्तियां आपको ध्यान में है। ये मैं साथ साथ क्यों ले रही हूँ, ताकि जिस बच्चे ने बुक को नहीं पढ़ा है तो ये जो पंक्तियां आपके सामने आए तो आप पहचान पाएं कि किस कविता से है। जब कविता का नाम आपको पता चल जाएगा तो कवि तक भी आप पहुंच पाओगे। तो कवि क्या कहता है कि फसल को उत्पन्न करने के लिए एक दो नहीं बल्कि अनेक नदियों से प्राप्त होने वाला पानी अपना जादुई प्रभाव दिखाता है। उसी पानी के कारण यह पनपती है, बढ़ती है। उसे उगाने के लिए किसी एक व्यक्ति के नहीं, दो के नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों हाथों के द्वारा शून्य की गरिमा छिपी हुई है। यह लाखों करोड़ों इंसानों के परिश्रम का ही परिणाम है जो फसल है। इसमें एक दो खेतों की मिट्टी नहीं प्रयुक्त हुई, इसमें तो हजारों खेतों की उपजाऊ मिट्टी की विशेषताएं छिपी हुई हैं। मिट्टी का गुणधर्म इसमें छिपा हुआ है। फसल क्या है? यह तो नदियों के द्वारा लाए गए पानी का जादू है। अगले हमारे जो कवि हैं वो कौन है? मंगलेश डबराल का जन्म हुआ था 1948 में टिहरी गढ़वाल के काफल पानी गांव में हुआ था और शिक्षा दीक्षा हुई देहरादून में। दिल्ली आकर हिंदी पेट्रियट प्रतिपक्ष और आसपास में काम करने के बाद वे भोपाल में भारत भवन से प्रकाशित होने वाले पूर्व ग्रह में सहायक संपादक हुए। इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभाव में भी कुछ दिन नौकरी की। सन 1983 में जनसत्ता अखबार में साहित्य संपादक का पद संभाला। कुछ समय सहारा समय में संपादन कार्य करने के बाद आजकल वे नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हैं। ठीक है, तो किन किन पत्रिकाओं से, अखबारों से जुड़े रहे, ध्यान रखना है। जनसत्ता हो गया, अमृत प्रभाव हो गया, सहारा समय हो गया। ठीक है, मंगलेश डबराल के 4 कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 4 ही हैं, चारों के नाम याद रखने हैं। पहाड़ पर लालटेन बहुत बार पूछा जाता है। घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह है। हम जो देखते हैं, घर का रास्ता, आवाज़ भी एक जगह है, पहाड़ पर लालटेन। हम जो देखते हैं, घर का रास्ता, आवाज़ भी एक जगह है, पहाड़ पर लालटेन। साहित्य अकादमी पुरस्कार पहल सम्मान से सम्मानित मंगलेश की ख्याति अनुवादक के रूप में भी है, तो इन्होंने अनुवाद भी किए हैं। मंगलेश की कविताओं के भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, स्पानी, पॉल्स्की और बल्गारी भाषाओं में भी अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। कविता के अतिरिक्त वे साहित्य, सिनेमा, संचार माध्यम और संस्कृति के सवालों पर नियमित लेखन भी करते हैं। मंगलेश की कविताओं में सामंती बोध एवं पूंजीवाद शल शदम दोनों का प्रतिकार है। वे यह प्रतिकार किसी शोर शराबे के साथ नहीं बल्कि प्रतिपक्ष में एक सुंदर अपना सपना रचकर करते हैं। उनका सौंदर्यबोध सूक्ष्म है और भाषा पारदर्शी है। तो मंगलेश की कविताओं में सामंती बोध है, पूंजीवाद, शल शदम दोनों का प्रतिकार है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गए मंगलेश डबराल। इनकी रचना कौन सी है? संगतकार। और संगतकार से पंक्तियां बहुत बार पूछी जाती हैं, बहुत सारे पेपरों में पूछी जाती हैं, तो ध्यान रखना है। संगतकार कविता गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व का विचार करती है। महत्व पर मतलब संगतकार जो होता है मुख्य गायक है, जो मुख्य गायक का साथ देने वाला होता है उसका महत्व बताती है ये कविता। दृश्य माध्यम की प्रस्तुतियाँ जैसे नाटक, फिल्म, संगीत, नृत्य के बारे में तो यह सही है ही। हम समाज और इतिहास में भी ऐसे अनेक प्रसंगों को देख सकते हैं। यहाँ नायक की सफलता में अनेक लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कविता हमने यह संवेदनशीलता विकसित करती है कि उनमें से प्रत्येक का अपना अपना महत्व है और उनका सामने न आना उनकी कमजोरी नहीं, मानवीयता है। तो यह ध्यान रखना है कि जो ये कविता है हमें कौन सी संवेदनशीलता विकसित करती है कि उनमें से जो मतलब कामयाब है उसके साथ जो साथ देने वाला उसका भी महत्व होता है। सामने ना मानना उसकी कमजोरी नहीं, उसकी मानवीयता भी हो सकती है, मानवीयता है। संगीत की सूक्ष्म समझ और कविता की दृश्यात्मकता इस कविता को ऐसी गति देती है मानो हम इसे अपने सामने घटित होता देख रहे हैं।
तो ये मंगलेश डबराल की कविता का व्याख्या है। ठीक है, तो साथ में ही मैं आपको कविता के साथ ही इसको बता देती हूँ ताकि थोड़ा सा आपको अच्छे से ध्यान रह जाए, प्रश्न आए तो आप फटाफट कर पाओ। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती। मुख्य गायक का स्वर कैसा है? चट्टान जैसा भारी, गंभीर। वह आवाज़ सुंदर, कमजोर, कांपती हुई। तो जो सहायक गायक है उसकी आवाज़ कैसी है? सुंदर है, कमजोर है, कांपती हुई है। वह मुख्य गायक का छोटा भाई हो सकता है। तो गाने वाला सहायक जो गायक है कौन हो सकता है? जो मुख्य गायक है उसका कोई छोटा भाई हो सकता है, उसका कोई शिष्य हो सकता है, या कोई दूर से मतलब चलकर आया हुआ कोई रिश्तेदार हो सकता है। वह मुख्य गायक का छोटा भाई या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। मतलब मुख्य गायक के सुर से प्राचीन काल से अपना सुर मिलाता आया है। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में गाते गाते मतलब किसी ना किसी तरीके से अपनी जो ताल है, धुन है, लय, उससे भटक जाता है। जो मुख्य गायक खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांग कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है। तो संगतकार जो मुख्य गायक के साथ गाने वाला होता है तो वो लय ताल को संभालता है। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ कोई सामान। तो कैसे संभालता है उसकी लय को? जैसे उसका कोई सामान पीछे छूट गया हो और उसको संभाल रहा हो उसका कोई सहायक। जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। तो मतलब ऐसा भी लगता है कि उसे भी याद दिला रहा है मुख्य गायक को कि वो, ऐसा नहीं है कि कोई भी सबसे पहले ही प्रसिद्ध हो जाता है भी, मतलब किसी भी क्षेत्र में पैर रखा और वो कामयाब हो गया। कभी ना कभी ऐसा समय हर किसी की ज़िंदगी में आता है कि जब वो छोटा होता है, नौसिखिया होता है, कुछ ना कुछ सीख रहा होता है, तो यही वो याद दिलाता है मुख्य गायक को। ठीक है, कवि कहता है कि मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी भरकम गाने के स्वर के साथ संगतकार की कांपती हुई सी सुंदर और कमजोर आवाज मिल गई थी। शायद वह संगतकार गायक का छोटा भाई, उसका कोई चेला हो सकता है, वह कहीं से दूर से पैदल चलकर संगीत की शिक्षा प्राप्त करने वाला गायक का अभावग्रस्त कोई रिश्तेदार ही हो। यहाँ पर दूर से चलकर आने से क्या पता चलता है? क्योंकि जो रिश्तेदार है दूर से चल के आया, इसका मतलब अभावग्रस्त है। अभावग्रस्त क्यों है? क्योंकि अगर तो वो बहुत सारा अमीर होता तो वो अपनी गाड़ी में आता, किसी भी चीज़ पर आता। वो पैदल चल कर आया है, इसका मतलब ये क्या दर्शाता है कि वो अभावग्रस्त है। वह संगतकार मुख्य गायक की ऊंची गंभीर आवाज़ में अपनी गूंज जुगों से ही मिलाता आया है। अभावग्रस्त, जरूरतमंद और कमजोर सदा से ही निपुण और संपन्न की ऊंची आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाता ही आया है। तो यही इसका जो मूल भाव भी हम कह सकते हैं। मुख्य गायक जब स्वर को लंबा खींचकर अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो जाता है, मतलब फिर संभाल नहीं पाता उस लय को, ताल को, तो संगीत के रस में जब डूब जाता है, तो इस तरीके से तो कौन संभालता है उस समय? मुख्य गायक का जो सहायक होता है। ठीक है, संगतकार। दूसरा है, तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ जोड़ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ। मतलब राख किसकी होती है? जब कोई आग जलती है तो आग बुझ जाती है तो उसकी राख बन जाती है। तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कभी कभी वह यों ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। मतलब उसने जो सामने ना आना, उसकी विफलता नहीं समझनी चाहिए, उसकी असफलता नहीं, बल्कि उसकी मनुष्यता समझनी चाहिए। ठीक है, कवि कहता है कि मुख्य गायक ऊंचे स्वर में गाता है और उसकी आवाज़ मध्य सप्तक से ऊपर उठकर तार सप्तक पहुंच जाती है। तो ये भी ध्यान रखना है कि तार सप्तक का नाम आया है तो मध्य सप्तक से उठकर तार सप्तक पर पहुंचती है और ध्वनि की उच्चता के कारण उसका गला बैठने लगता है। तो ध्यान नहीं रहता कि मतलब कितनी आवाज़ निकालनी है, तो जो आवाज़ है ऊंची होने के कारण, ध्वनि की उच्चता के कारण उसका गला बैठने लगता है, उसकी प्रेरणा उसका साथ छोड़ने लगती है और उसका उत्साह मंद पड़ने लगता है। ठीक है, उसका स्वर बुझने सा लगता है और उसे प्रतीत होने लगता है कि वह गायन ठीक से नहीं कर पा रहा। तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आज की क्लास में जितने हमने कवि देखे हैं उनकी रचना देखी है,
कि जहाँ से आने वाला प्रश्न आपका ना छूटे, आप फटाफट से आंसर तक पहुँच पाएँ। अगर क्लास थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, अपनी फीडबैक देना, ठीक है। और मैंने फास्ट करवाने की कोशिश की है ताकि आपका कम समय लगे और ज़्यादा रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो अगर कोई बोलने में थोड़ी इधर उधर बात हो जाए तो उसको इग्नोर करना, ठीक है। वह गायन ठीक से नहीं कर पाएगा, वह हतोत्साहित सा हो जाता है, उसमें जब निराशा का भाव भरने लगने लगता है तब संगीतकार उसे सांत्वना देता है, उसका हौसला बढ़ाता है। इससे मुख्य गायक का स्वर स्वयं ही किसी से कहीं से आ जाता है। मतलब जब पीछे से कोई हौसला दे देता है तो अपने आप साहस बढ़ जाता है। तो इसी तरीके से मुख्य गायक का भी हौसला बढ़ जाता है और अपने आप ही उसकी जो जा रही होती है आवाज़ वो आ जाती है। वह फिर से उच्च स्वर में गाने लगता है, उसकी निराशा समाप्त हो जाती है। कभी कभी संगीतकार वैसे ही मुख्य गायक का साथ दे देता है। वह मुख्य गायक को यह एहसास कराना चाहता है कि वह अकेला नहीं है, वह उसका साथ देने के लिए उसके साथ है। वह उसे गाकर यह भी बता देता है कि जिस राग को पहले गाया जा चुका है उसे फिर से गाया जा सकता है, पर उसकी आवाज़ में हिचक का भाव अवश्य छिपा रहता है। उसे यह अवश्य लगता है कि उसे मुख्य गायक से संकेत मिले बिना नहीं गाना चाहिए। मतलब कि जो बड़ा होता है उससे जो छोटा होता है उसे एक हिचक तो रहती है कि मैं ज़्यादा आगे जाऊंगा तो ये मेरे को क्या कहेगा, या किसी तरीके से भी जो मतलब सीख रहा होता है एक अपने आप में कामयाब होता है। तो यही होता है फ़र्क, ठीक है। तो संकेत मिले बिना नहीं गाना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि वह अपने स्वर को मुख्य गायक से मतलब मिला ले, या मतलब नीचा रखना जानबूझ के चाहता हो, उसकी वो मानवीयता है, उसकी असफलता नहीं, विफलता नहीं है। तो उम्मीद है जो जो हमने पढ़ा है वो आप समझ गए हैं और पेपर में ऐसे इससे कोई प्रश्न बने तो आसानी से कर पाओगे। क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग हिंदी पढ़ते रहते हैं, चाहे एनसीईआरटी हो, हिंदी साहित्य हो, या फिर हिंदी ग्रामर हो। नेक्स्ट क्लास हमारी रहेगी छंद की। छंद मतलब रह गया हमारा, और कोशिश भी करेंगे कि अलंकार भी करवा दें फटाफट से, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।